वॉरियर किंग लू कार्टर एक पल में बिल्कुल नई दुनिया में आ गिरा। अपने पुराने संसार में वो लाखों एकड़ के खतरनाक जंगल में बिना एक खरोंच के जिंदा रह चुका था, लेकिन यहाँ आते ही उसे मजबूर कर दिया गया कि वो तुरंत अपनी पत्नी चुने। टैक्स कलेक्टर गरज कर बोला, जल्दी पत्नी चुनो, ज्यादा देर मत करो। लू ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो और भड़क गया। इतना घमंड है? अब एक नहीं, दो दो पत्नियां लेकर जाओ, वरना ये तलवार तुम्हें माफ नहीं करेगी। तभी लू को पता चला कि ग्रैंड डोमिनियन हमेशा युद्ध में डूबा रहता है। पुरुषों की भारी कमी है, इसलिए सरकार अधिकारियों के परिवार की महिलाओं की जबरन शादी कुंवारे पुरुषों से करवाती है, ताकि डबल हेड टैक्स वसूला जा सके और आबादी बढ़े। तभी एक लड़की रोते हुए बोली, कृपया मुझे चुन लीजिए। अगर किसी ने मुझे नहीं चुना तो मुझे हाउस ऑफ ब्लॉसम्स भेज दिया जाएगा। उससे अच्छा मैं मर जाऊंगी। उसी पर लू के सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमकी। सोफिया, ब्यूटी 89, अफेक्शन 10, रिवॉर्ड पर्सनल स्पेस। लू मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत पत्नी और साथ में पर्सनल स्पेस का रिवॉर्ड। उसने बिना देर किए सोफिया को चुन लिया, लेकिन टैक्स कलेक्टर वहीं नहीं रुका। उसने कहा, एक और चुनो। लू मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? क्या मेरी शक्ल से जलता है? तभी दूसरी स्क्रीन उभरी। सेरेना वाइट, ब्यूटी 91, अफेक्शन 20, रिवॉर्ड बेसिक बीस्ट मास्टरी। इतना शानदार स्किल छोड़ना बेवकूफी होती। लू ने तुरंत सेरेना को भी अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। टैक्स कलेक्टर हंसते हुए बोला, तुम्हारी पसंद अच्छी है, याद रखना टैक्स डे 2 हफ्ते बाद है। हेड टैक्स पूरा नहीं दिया तो कानून के अनुसार बिना दया के सजा दूंगा। घर पहुंचते ही दोनों लड़कियां झिझकते हुए अंदर आईं। दिन का उजाला देखकर सेरेना के चेहरे पर शर्म छा गई, जैसे वो कुछ और ही सोच रही हो। लू ने शांत होकर कहा, तुम दोनों वेस्ट रूम में रहो, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पीछे वाले पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूँ। उसने अपना पुराना लकड़ी का धनुष उठाया और हंसते हुए बोला, यह धनुष मेरे पुराने एके जैसा तो नहीं, लेकिन काम चला देगा। अगले ही पल उसका तीर बिजली की तरह उड़ा और पेड़ पर बैठे सिमन को सीधे गिरा दिया। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। इतना सटीक निशाना? अगर ये सेना में होता तो कम से कम सेंट्यूरियन जरूर होता। लू बोला, आराम करो, मैं जल्दी लौटूंगा। तभी उसने अपना स्पेस स्किल इस्तेमाल किया और अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जेनी? लूक, तुम यहां कैसे? नीचे खाई में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, कृपया मुझे ऊपर खींच लो। लू ने तुरंत उसे बचा लिया। कांपती हुई लड़की बोली, बहुत ठंड है, मेरी माँ बीमार है, हमारे पास डॉक्टर या दवा के पैसे नहीं हैं। सारा अनाज टैक्स कलेक्टर ले जाते हैं, इसलिए मैं यहां जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी। तभी लू के सामने फिर सिस्टम चमका, अल्टीमेट हंटिंग स्किल। वो चौंक गया। रुको, ये लड़की तो चलता फिरता खजाना है। लड़की बोली, क्या आप शिकार पर जा रहे हैं? मैं भी साथ चलूं? मैं सामान उठा दूंगी, बस मुझे 10वां हिस्सा दे देना, ताकि मैं अपनी माँ के लिए थोड़ा मांस ले जा सकूं। लू ने मन ही मन सोचा, अगर ये साथ रही तो मैं अपना स्पेस इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। उसने अपना रेनकोट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। इसे पहनकर घर जाओ, अगर मुझे शिकार मिला तो तुम्हारे परिवार के लिए भी मांस लेकर आऊंगा। लड़की घबरा गई, लेकिन आपके पास रेनकोट नहीं रहेगा, आपको ठंड लगेगी। लू मुस्कुराया, मेरे पास पैडेड कोट है, रेनकोट बर्फ के लिए होता है, और अभी बर्फ नहीं पड़ेगी, अब जल्दी घर जाओ। लड़की की आंखें भर आईं। धन्यवाद। आधे दिन बाद लू ढेर सारे शिकार के साथ वापस लौटा। दोनों पत्नियां अवाक रह गईं। इतना सब सिर्फ आधे दिन में? लू हंसकर बोला, किस्मत अच्छी थी, एक ऐसी नदी मिल गई जो जमी नहीं थी। सारे जानवर वहीं पानी पीने आए थे। सोफिया बोली, आज रात चिकन स्ट्यू बनाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं, क्योंकि किसी को खाना बनाना नहीं आता था। सेरेना शर्माते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, मैं सीख जाऊंगी। मैं सिलाई कर सकती हूँ, बुनाई कर सकती हूँ और खेती भी कर सकती हूँ। मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूंगी। लू मुस्कुराकर बोला, तो सच में एक नोबल लेडी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, आज खाना मैं बनाऊंगा। उसी समय उसने देखा कि सेरेना की अफेक्शन लगातार बढ़ रही है। फिर उसने अपने नए रिसोर्सेज देखकर सोचा, अब मैं किल्न बनाकर अपनी ईंटें खुद तैयार करूंगा। इस टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में अब और नहीं रहना पड़ेगा। रात को तीनों बैठकर हिसाब लगाने लगे। लू बोला, ग्रेन टैक्स देने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 100 पाउंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें 300 पाउंड ग्रेन देना होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 पाउंड बचे हैं। इसलिए मुझे अगले कई दिनों तक लगातार शिकार करना पड़ेगा और शहर में अनाज के बदले बेचना होगा। तभी सोफिया ने गंभीर होकर कहा, 300 पाउंड भी काफी नहीं होगा। मैंने सुना है इस साल अधिकारियों ने तराजू बदल दिए हैं। उनकी स्केल पर 1 पाउंड सिर्फ 8 आउंस माना जाता है। इसलिए हमें कम से कम 375 पाउंड ग्रेन देना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स कलेक्टर एक दाना भी स्वीकार नहीं करेंगे। लू की आंखों में गुस्सा भर गया। इतना भ्रष्टाचार? ऊपर से ग्रेन की कीमत भी 30 कॉइन्स प्रति पाउंड है।
अब उसके सामने सिर्फ शिकार करना ही नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना भी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। रात के खाने के दौरान सोफिया ने चिंता से कहा, मीट की कीमत 100 कॉइन्स प्रति पाउंड है। नुकसान जोड़कर देखें तो ग्रेन खरीदने के लिए कम से कम 200 पाउंड शिकार चाहिए। ये आसान नहीं होगा। सेरेना हल्का मुस्कुराई और बोली, आज रात मैं तैयार हूं। लू शांत स्वर में बोला, जब तुम दोनों तैयार हो जाओगी तब सही समय आएगा। फिलहाल मेरा एक ही नियम है, जो खाना बनाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सेरेना धीमे से बोली, सोफिया, मुझे लगता है उन्हें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उन्होंने हमें कभी अपनाया ही नहीं तो? सोफिया मुस्कुराई, फिक्र मत करो, वो अच्छे इंसान हैं और बहुत काबिल भी। हम दोनों सच में खुशकिस्मत हैं। अगली सुबह लू मांस लेकर जेनी के घर पहुंचा। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए मीट लाऊंगा। आंट वेंडी कैसी हैं? जेनी की आंखें भर आईं। मैं स्ट्यू बनाती हूं, आप शहर से कुछ जड़ी बूटियां ले आइए। तभी अचानक सैमी पाइक दीवार फांदकर अंदर घुस आया और मांस उठाने लगा। लू ने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। सैमी दर्द से चिल्लाया, लूक कार्टर, हरामजादे, मुझे फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुझे मार डालूंगा। लू उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे चोरी करके भी अकड़ दिखा रहा है? किसने दी तुझे इतनी हिम्मत? अगले ही पल उसने सैमी को फिर से जमीन पर दे मारा। सैमी कराहने लगा। लू ठंडे स्वर में बोला, जो ग्रेन तुमने जबरन वसूला और जो पैसे चुराए उन पर ब्याज जोड़कर कुल $1000 बनते हैं। कल तक मेरे घर पहुंचा देना। अगली बार इतना आसान नहीं होगा। जेनी ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद लूक, वो हमेशा हमें परेशान करता है। लू बोला, दीवार पर कांटे लगा दो, नहीं तो वो कभी भी चढ़कर अंदर आ जाएगा। जेनी ने तुरंत सिर हिला दिया। शहर पहुंचते ही लू की मुलाकात एक शानदार कपड़े पहने आदमी से हुई। वो मुस्कुराकर बोला, आप ही इस हवेली के मालिक होंगे, आपकी मौजूदगी ही अलग है। सामने वाले ने हंसकर कहा, मैं मालिक नहीं, सिर्फ स्टूवर्ड हूं। लू ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, आपका व्यक्तित्व देखकर मुझे गलतफहमी हो गई। वो आदमी मुस्कुराया, मेरा नाम ह्यू ह्यूग्स है। तुम दिलचस्प नौजवान हो, बताओ क्या चाहिए? लू बोला, कुछ दिन पहले पहाड़ में शिकार करते समय मुझे एक रोड डियर मिला था। क्या एस्टेट को उसका मीट चाहिए? ह्यू ने मांस देखा और बोला, जरूर चाहिए, इसकी कीमत लगभग $5000 बनती है। लू मुस्कुराया, अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो एस्टेट को मैं इसे $7000 में बेचूंगा। ह्यू भौंचक्का रह गया। 5000 की चीज के 7000? लू ने धीरे से समझाया, मैं आपको 5000 में बेच रहा हूं, लेकिन एस्टेट से 7000 निकालिए। मीट आपका और बाकी 2000 आपकी कमीशन। ह्यू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा, तुम बहुत तेज हो। उसने तुरंत $5000 लू के हाथ में रख दिए और 2000 खुद रख लिए। जाते समय लू ने उसे एक रैबिट गिफ्ट में दिया। ह्यू मुस्कुराया, हम आगे भी साथ काम करेंगे, तुम बहुत आगे जाओगे। बाजार में लू पुराने ग्रेन खरीदने पहुंचा तो देखा दुकानदार पुराने और नए ग्रेन मिलाकर नई कीमत वसूल रहा था। लू ने विरोध किया, ये सही नहीं है। दुकानदार गुर्राया, लेना है तो लो, वरना निकल जाओ। इस साल फसल खराब हुई है, पुराना ग्रेन मिल रहा है, यही बहुत है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। टॉम स्टोन हंसते हुए सामने आ गया। अरे, फिर मिल गए? कहीं घर में खाना खत्म तो नहीं हो गया? ग्रेन टैक्स 2 हफ्ते बाद है, लू बोला। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मैं पूरा टैक्स दूंगा। टॉम की आंखों में चालाकी चमकी। मुझे खबर मिली है कि यह आदमी नोमैड स्पाई है, इसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाओ। सैनिक आगे बढ़े तो लू शांत रहा। सबूत क्या है? टॉम हंस पड़ा, मेरा कहना ही सबूत है। आसपास खड़े लोग भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लू बिल्कुल नहीं घबराया। वो बोला, ठीक है, चलो जेल चलते हैं। वैसे जेल कहाँ है? क्या मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा? टॉम हैरान रह गया। लू मुस्कुराया, अगर मैं जेल गया तो ग्रेन टैक्स नहीं दूंगा, फिर ऊपर वालों को 375 पाउंड ग्रेन की कमी का हिसाब कौन देगा? तुम? टॉम का चेहरा उतर गया। कुछ पल बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, निकल जाओ। लू मन ही मन सोचने लगा, बड़ी मछली पकड़ना आसान है, लेकिन टॉम स्टोन जैसे छोटे कांटे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सही समय आने से पहले इसे हटाना पड़ेगा। घर लौटकर उसने दोनों पत्नियों को 2 नई क्विल्ट्स दी और बोला, थोड़ा समय मिला तो इस घर की मरम्मत भी कर दूंगा, फिलहाल इतना ही कर सकता हूं। सोफिया और सेरेना ने एक दूसरे की तरफ देखा। सोफिया बोली, क्या आप हमसे खुश नहीं हैं? इतनी दूरी क्यों रखते हैं? अगर आपको हम पसंद नहीं तो अभी चले जाते हैं। हमें बांधकर अधिकारियों को सौंप दीजिए, कह दीजिए हम भाग गई थीं। लू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम दोनों जैसी खूबसूरत पत्नियों से भला कौन खुश नहीं होगा, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ग्रेन टैक्स है। और अगर हमारा प्यार सच में हमेशा रहने वाला है तो हर दिन साथ रहना जरूरी नहीं,
हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुनकर दोनों की आंखों में अपनापन भर गया। उसी पल सिस्टम फिर चमका। नाइट विजन अनलॉक्ड, स्टोरेज एक्सपैंडेड। लू की आंखें चमक उठीं। आज तो जैकपॉट लग गया। उसी रात उसने अपनी नई मिड लेवल बीस्ट मास्टरी की मदद से एक जंगली जानवर का पीछा किया और वहां उसे एक फटा हुआ ट्रेजर मैप मिला। उसने तुरंत पूरा नक्शा याद कर लिया और सबूत मिटाने के लिए उस टुकड़े को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली खजाने की तलाश अब शुरू होने वाली है। सुबह सुबह विलेज चीफ लू के घर पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, सुना है तुमने बड़ा शिकार किया है। मेरे परिवार ने काफी समय से मीट नहीं खाया, अगर थोड़ा मिल जाए तो। लू तुरंत बोला, जरूर विलेज चीफ, खून निकल जाने के बाद मैं आपको एक हिस्सा काट कर दे दूंगा। विलेज चीफ ने सिर हिलाया, मुफ्त में नहीं लूंगा, मार्केट प्राइस के हिसाब से 2 पाउंड दे देना। बातों बातों में लू ने पूछा, क्या आप टॉम स्टोन नाम के टैक्स कलेक्टर को जानते हैं? आज वो मुझे टाउन में गिरफ्तार करने ही वाला था। विलेज चीफ का चेहरा गंभीर हो गया। टॉम स्टोन? वो रिवरफील्ड काउंटी के मैजिस्ट्रेट रिचर्ड स्टोन का भतीजा है। रिचर्ड बाहर से बहुत ईमानदार दिखता है, लेकिन अपने लोगों की रक्षा करने में किसी भी हद तक चला जाता है। उससे दुश्मनी मत लेना। लू मन ही मन सोचने लगा, तो ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों का आदमी है। मामला मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। उसी रात सेरेना ने हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस, अब सच जानने का समय आ गया है। सोफिया और मैं बचपन से साथ हैं। हमने हमेशा फर्स्ट प्रिंस का साथ दिया था, लेकिन सेकंड प्रिंस ने 10 साल इंतजार करने के बाद सत्ता पर खूनी कब्जा कर लिया। हमें जान बचाकर भागना पड़ा और आखिर यहां आ पहुंचे। लू ने शांत होकर कहा, कई बार लोग अपनी गलती से नहीं, बल्कि अपनी वफादारी की वजह से बर्बाद होते हैं। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। सोफिया ने शर्माते हुए सेरेना को आगे बढ़ाया। आज रात रीना आपके साथ रहेगी। अब हम आपकी पत्नियां हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको भगोड़ों को छिपाने का आरोप झेलना पड़े। लू ने दोनों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, अब से सुख दुख, बीमारी, सेहत, हर हाल में हम साथ रहेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अगले दिन लू टाउन में मीट बेचने गया तो उसके जाते ही सोफिया मुस्कुराकर सेरेना को छेड़ने लगी। तो कैसा रहा? सेरेना का चेहरा लाल हो गया। तुम भी ना? सोफिया हंस पड़ी। हम एक ही आदमी की पत्नियां हैं, इसमें शर्म कैसी? सेरेना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जल्दी ही खुद पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ बदमाश लू पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक बोला, इस लड़के ने इतना बड़ा वाइल्ड बोर मार गिराया, शायद हम इसका मुकाबला न कर पाएं। दूसरा हंसा, बेवकूफ मत बनो, वो सिर्फ किस्मत वाला था। अभी मार्केट में मीट बेच रहा है, वापस लौटते वक्त रास्ते में लूट लेंगे। उन्हें क्या पता था कि लू सब सुन चुका है। वो मन ही मन मुस्कुराया, मुझे लूटना चाहते हो? अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। जंगल के सुनसान रास्ते में बदमाशों ने हमला कर दिया। मार डालो इसे, मीट हमारा होगा। लेकिन अगले ही पल लू बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ा। एक एक करके सभी जमीन पर गिरने लगे। उनका सरदार दांत पीसते हुए बोला, कार्टर, तुम ट्विनब्रुक विलेज वापस नहीं पहुंचोगे। लू ठंडे स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे पास तुम्हें बिना कोई निशान छोड़े खत्म करने के 100 तरीके हैं। खुश रहो कि आज सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। टाउन पहुंचकर लू ने फिर ह्यूग से सौदा किया। ह्यू बोला, 100 पाउंड वाइल्ड बोर के एक 5000 कॉइन्स दूंगा। लू मुस्कुराया, आप बहुत मेहरबान हैं। शुक्रिया के तौर पर 3000 कॉइन्स आपकी कमीशन। ह्यू हंस पड़ा, और ये शार्प बैजर मीट, इसके 6000 कॉइन्स दूंगा। लू ने सिर हिलाया, हम दोनों कमाएंगे, तभी व्यापार चलता रहेगा। ह्यू उसकी समझदारी से बेहद खुश हुआ। फिर बोला, तुम पुराने ग्रेन ढूंढ रहे थे ना? क्रेन्स ग्रेन स्टोर चले जाओ, मेरा नाम ले देना। लू ने धन्यवाद दिया और वहां पहुंच गया। रास्ते में उसने स्लेव मार्केट देखा, जहां लोग चिल्ला रहे थे, सिर्फ एक 0000 कॉइन्स में एक लड़की घर ले जाइए। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ग्रेन टैक्स नहीं। लू की नजर एक शांत लड़की पर पड़ी। उसके सामने सिस्टम चमका। अफेक्शन 0, रिवॉर्ड नन। लू हैरान रह गया। पहली बार किसी के साथ कोई रिवॉर्ड नहीं था। फिर भी उसने सोचा, कम से कम इसकी जिंदगी तो बच जाएगी। उसने पूछा, इसकी कीमत? व्यापारी मुस्कुराया, आज पहली सेल नहीं हुई, तुम्हारे लिए हाफ प्राइस, सिर्फ 5000 कॉइन्स। लू ने लड़की से पूछा, क्या खाना बना सकती हो? लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, मेरे साथ चलो। अजीब बात यह थी कि इतना दयालु होने के बाद भी उसकी अफेक्शन और कम हो गई, लेकिन लू ने परवाह नहीं की। इसके बाद वो क्रेन्स ग्रेन स्टोर पहुंचा। मैं बैरी क्रेन से मिलना चाहता हूं, ह्यूज ने भेजा है। बैरी बोला, कितना ग्रेन चाहिए? लू ने जवाब दिया, 400 पाउंड। बैरी ने हिसाब लगाया, 45 कॉइन्स प्रति पाउंड, कुल 1800 कॉइन्स।
यानी 18 टेल्स सिल्वर। लू चौंक गया, लेकिन ह्यू ने तो 40 कॉइन्स बताया था। बैरी ने समझाया, वो 3 दिन पुरानी कीमत थी। वॉरेन के गार्ड्स ने पुराने ग्रेन की भारी खरीद शुरू कर दी है। अब पुराना ग्रेन मिलना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग पुराने ग्रेन को नए में मिलाकर बेच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे यहाँ 45 कॉइन्स तय हैं। लू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अभी मेरे पास सिर्फ 200 पाउंड के पैसे हैं। बाकी 200 पाउंड के लिए डिपॉजिट छोड़ देता हूँ। 3 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। बैरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अभी 10 टेल सिल्वर दे दो, बाकी ग्रेन तुम्हारे लिए रोक देता हूँ। अब लू के पास समय बहुत कम था। दुश्मन लगातार बढ़ रहे थे। ग्रेन टैक्स सिर पर था और उसे एहसास हो चुका था कि आने वाले 3 दिन उसकी किस्मत बदल भी सकते हैं या सब कुछ छीन भी सकते हैं। लू नई खरीदी हुई लड़की की तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें खरीदा है, इसलिए काम भी तुम ही करोगी। ये सामान उठाओ और मेरे पीछे आओ। लड़की चौंक गई। मैं? लू ने शांत स्वर में कहा, हाँ तुम। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं खरीदा, अब काम पर लगो। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर एक खूबसूरत महिला बंधी हुई थी। वो बोली, मैं बंधी हुई हूं, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? सामने खड़ा आदमी हंस पड़ा। एक खूबसूरत औरत को इस हालत में देखना भी मजेदार है। इसमें अभी भी काफी हिम्मत बाकी है। उधर लू घर लौटा तो सोफिया और सेरीना ने नई लड़की को देखकर पूछा, ये कौन है? लू ने सहजता से जवाब दिया, रास्ते में इसे बिकते देखा। मैं अक्सर शिकार पर रहता हूं और घर पर खाना बनाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए इसे खरीद लाया। फिर उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम? उसने धीरे से कहा, डी। लू बोला, ठीक है डी, आज से घर का खाना तुम बनाओगी। तभी सोफिया गंभीर होकर बोली, आज गांव में कुछ अजीब हुआ। करीब 10 टैक्स कलेक्टर्स घर घर जाकर पूछ रहे थे कि 11 साल पहले क्या कोई आदमी 2 छोटी लड़कियों के साथ इस गांव में आया था। लू का चेहरा सख्त हो गया। 11 साल पुराना मामला? जरूर कुछ बड़ा छिपा है। रिचर्ड स्टोन कई सालों से मैजिस्ट्रेट है। क्या वो किसी खास इंसान को ढूंढ रहा है? यह सुनते ही सोफिया और सेरीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों मन ही मन सोचने लगीं, क्या वे हमें ढूंढ रहे हैं? क्या हमारी पहचान सामने आ गई? लेकिन वो आदमी तो मर चुका था, या फिर नहीं? लू ने बात वहीं खत्म कर दी। फिलहाल इसे भूल जाओ। डी, पॉक और कैबेज स्ट्यू बना सकती हो? डी ने सिर हिलाया। तो जाकर खाना बनाओ, किचन बाहर है। तभी अचानक एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आया। लूक, बड़ी मुसीबत हो गई। विलेज चीफ को ओकिज विलेज वालों ने पीट दिया है। अब वे सब तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ रहे हैं, जल्दी छिप जाओ। लू ने भौहें सिकोड़ ली। वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आदमी हांफते हुए बोला, तुमने जो वाइल्ड बोर मारा था, उनका दावा है कि वे 7 दिन से उसका पीछा कर रहे थे। लू हंस पड़ा। अच्छा, कब से पब्लिक माउंटेन उनका हो गया? तभी बाहर से शोर सुनाई दिया, लूक, बाहर निकल। हमारे हंटिंग ग्राउंड पर शिकार करने की हिम्मत कैसे हुई? इतने में सेरीना धनुष उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने तीर सीधा सामने वाले की तरफ तान दिया। एक कदम भी आगे बढ़े तो ये तीर नहीं चूकेगा। सामने खड़े बॉबी ओक ने व्यंग्य से कहा, वाह लूक, औरत के पीछे छिप गया। लू बिना घबराए बाहर आया। ये पब्लिक माउंटेन है, मैंने वाइल्ड बोर मारा है, तुम्हें जवाब क्यों दूं? बॉबी गरजा, हम 7 दिन से उसका पीछा कर रहे थे। वो हमारा शिकार था, या तो मीट दो या कीमत चुकाओ। उसके इशारे पर सारे शिकारी आगे बढ़े, लेकिन सेरीना ने तीर और कसकर खींच लिया। कोई नहीं हिलेगा, जो हिला उसे यहीं मार दूंगी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। तभी लू बोला, सुना है तुम लोगों ने हमारे विलेज चीफ को मारा है। ट्विनब्रुक विलेज के चीफ का अपमान पूरे गांव का अपमान है। पहले उन्हें यहां लाओ, वही फैसला करेंगे। थोड़ी देर बाद लोग लौटे, लेकिन विलेज चीफ नहीं आए। एक आदमी बोला, चीफ को चक्कर आ रहे हैं, उनकी टांगे काम नहीं कर रही, वे नहीं आ सकते। बॉबी हंस पड़ा, हमने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। लू ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर यहीं इंतजार करो। जब तक अंकल साइमन ठीक नहीं होते, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ओकीजी विलेज वाले बेचैन हो गए। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है, गलती हमारी थी, बताओ कितना मुआवजा चाहिए? लू ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, 3 साल से हमारे पहाड़ पर शिकार कर रहे हो, हर साल 600 पाउंड मीट के हिसाब से कुल 1800 पाउंड। सब दंग रह गए। ये तो हमें बर्बाद कर देगा। लू मुस्कुराया, मैं जल्दी में नहीं हूं, मेरे घर में खाना भी है, पानी भी और गर्म बिस्तर भी। उसने आराम से आवाज लगाई, हनी, जरा मेरे लिए पानी ले आना। सोफिया तुरंत कटोरा लेकर आ गई। ओकिज विलेज के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक फुसफुसाया, वो औरत, उसका निशाना डरावना है। दूसरा बोला, बॉस क्या करें? उधर घर के अंदर सेरीना बोली, क्या आपको नहीं लगता वे बदला लेंगे? लू शांत रहा। इन दिनों पहाड़ों में बहुत से शिकारी मर जाते हैं। अगर वे दोबारा आए तो इस बार जिंदा वापस नहीं जाएंगे।
आखिर लंबी बहस के बाद ओकेज विलेज ने 1,000 पाउंड के बराबर मुआवजे की बात मानी, लेकिन लू यहीं नहीं रुका। आज से तुम्हारे शिकारी हमारे पहाड़ पर तभी जाएंगे जब ट्विन ब्रुक विलेज इजाजत देगा, और हर शिकार का 20% हिस्सा हमें मिलेगा। वे गुस्से से तिलमिला उठे। लू ने तुरंत हिसाब लगाया। चलो आसान करते हैं, कुल 150 टेल्स सिल्वर दे दो, या फिर आईओयू लिखो जिस पर हर महीने 3% ब्याज लगेगा। बॉबी दहाड़ा, मैं कभी आईओयू नहीं लिखूंगा। लू हल्का मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मरने से नहीं डरते। फिर उसने आयन की तरफ देखा। डोमिनियन लॉ के अनुसार अगर कोई हथियार लेकर किसी के घर लूटने घुसे तो सजा क्या है? आयन ने तुरंत जवाब दिया, कैपिटल क्राइम, सजा है पीट पीट कर मौत। ये सुनते ही ओकेज विलेज वालों का रंग उड़ गया। वे तुरंत झुक गए। हमसे गलती हो गई, हम नुकसान की भरपाई करेंगे। बॉबी कांपती आवाज में बोला, मैं 10 टेल्स सिल्वर देता हूं। लू ने उसकी कमर से बंधी भारी थैली देखी और मन ही मन समझ गया, ओकेज विलेज दिखने से कहीं ज्यादा अमीर है। ये शिकारी साधारण लोग नहीं है। उसने सिल्वर स्वीकार कर लिया और बोला, ठीक है, आज के लिए मामला खत्म, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन जैसे ही वे मुड़कर जाने लगे, लू की नजर उनकी हरकत पर टिक गई और उसे महसूस हुआ कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। थालू ने इयन ली को 10 टेल्स सिल्वर देते हुए कहा, इसे विलेज चीफ को दे देना। कहना ये बॉबी ओक ने उनके इलाज और नुकसान की भरपाई के लिए भेजा है, और ये थोड़ा हिस्सा तुम अपने पास रखो। तुम्हारे घर की हालत भी अच्छी नहीं है, अपनी बूढ़ी माँ के लिए ग्रेन खरीद लेना। आयन घबरा गया। नहीं लूक, मैंने तो बस एक संदेश पहुंचाया है, ये इनाम मैं नहीं ले सकता। लू मुस्कुराया। गांव में और कोई ओकेज विलेज के बीच जाकर मेरा संदेश नहीं पहुंचाता, तुमने ये कमाया है। फिर उसने एक टैल वापस लिया और डी से कहा, किचन जाओ, आधे सुअर का सिर काटो, आयन इसे घर ले जाएगा। पिग ब्रेन उसके दिमाग के लिए अच्छा रहेगा। उधर विलेज चीफ के घर पर आयन ने पूरी घटना सुनाई। किसी ने कहा, लूक ने बहुत जल्दी मान लिया, बॉबी ओक से 20 टैल्स भी निकल सकते थे। विलेज चीफ जोर से हंसे। बकवास मत करो, अगर लूक 150 टैल्स मांगता तो पूरा गांव उससे जलने लगता। ईमानदार आदमी का सबसे बड़ा अपराध उसकी दौलत होती है। उसने कम मांगकर सबका सम्मान भी बचा लिया और अपना भी। ये लड़का बहुत दूर जाएगा। उसी समय आंट मार्था रात में लू के घर पहुंची। लूक, अब तो तुम बड़े शिकारी बन गए हो, मैंने हमेशा कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे। लू हल्का मुस्कुराया। सच? मुझे तो याद है आप कहती थीं कि मैं न पढ़ाई के लायक हूं न लड़ाई के, पूरी जिंदगी किसान ही रहूंगा। मार्था का चेहरा उतर गया। अरे वो तो लोगों की बातें थीं, मैं तो हमेशा तुम पर भरोसा करती थी। फिर असली बात सामने आई। इस साल ग्रेन टैक्स कम पड़ गया है, थोड़ा पोर्क उधार दे दो, अगली फसल पर लौटा दूंगी। लू ने शांत स्वर में मना कर दिया। अब हमारे घर में 3 लोग हैं, हमारे पास भी अतिरिक्त मीट नहीं है। मार्था का चेहरा बदल गया। तो अपनी दोनों पत्नियों को डिवोर्स दे दो, वे कोई काम नहीं करती। मेरी बेटी सूजी मेहनती है, उसी से शादी कर लो। इतना सुनते ही सेरेना ने बिना कुछ कहे एक तीर चलाया। तीर मार्था के बिल्कुल पास जाकर धुस गया। सेरेना ठंडे स्वर में बोली, माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। मैं धनुष चलाने में अभी पूरी तरह माहिर नहीं हूं, अगला तीर कहां लगेगा इसकी गारंटी नहीं। मार्था चीख उठी, लूक, देख रहे हो, तुम्हारी पत्नी ने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार किया, अभी डिवोर्स दो इसे। लू मुस्कुराया। मुझे इसकी यही बेबाकी पसंद है, और जहां तक खाने की बात है, हमारे पास खुद भी कम है, अब आप जाइए। मार्था गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाते ही सैमी पाइक भागता हुआ आया और लू के सामने घुटनों पर बैठ गया। लूक, मुझे अपना आदमी बना लो, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। लू हंसा। मेरी वजह से तुम्हारा हाथ लगभग टूट गया था, फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? सैमी ने सिर झुका लिया। पहले मैं अंधा था, अब समझ गया हूं कि असली ताकत क्या होती है, बस एक मौका दे दो। लू ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, मुझे ग्रेन चाहिए, जितना ज्यादा हो सके, इंतजाम कर सकते हो? सैमी तुरंत बोला, रिवरफील्ड काउंटी में एक ब्लैक मार्केट खुला है, वहां ग्रेन मार्केट से सस्ता मिलता है और कोई सवाल नहीं पूछता। अफवाह है कि मैजिस्ट्रेट खुद उसके पीछे है। अधिकारी ऊपर से रोकने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रक्षा करते हैं। लू की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, 2 दिन बाद मेरे साथ काउंटी चलोगे, ग्रेन भी खरीदेंगे और उस ब्लैक मार्केट को भी देखेंगे। सैमी खुशी से बोला, रास्ता पूरी तरह साफ रहेगा। तभी विलेज चीफ आ पहुंचे। लूक, मैंने सुना सैमी अब तुम्हारे साथ है? लू ने सिर हिला दिया। चीफ मुस्कुराए। अब जब तुम इतने बड़े शिकारी बन गए हो तो क्यों ना ट्विन ब्रुक विलेज का हंटिंग टीम बना दो। गांव वाले खाली समय में शिकार करेंगे, कुछ कमाई होगी और ओकेज विलेज से भी डर नहीं रहेगा। लू ने गहरी सांस ली। आप पूरा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं, शिकार खेल नहीं है। चीफ शांत स्वर में बोले,
मैं सिर्फ चाहता हूं कि गांव के लोगों के पास जीने का एक और रास्ता हो। लू मन ही मन मुस्कुराया। ये बूढ़ा जानता है कि मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। आखिर उसने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन जो साथ नहीं चल पाएगा उसका इंतजार मैं नहीं करूंगा। चीफ बेहद खुश हो गए। तुम गांव पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, बदले में जो चाहो मांग लो। ल्यू बोला, मैं अपना घर बड़ा करना चाहता हूं। पता करवा दीजिए कि इस जमीन का मालिकाना हक खरीदने में कितना खर्च आएगा। चीफ ने कहा, मैं मैजिस्ट्रेट और लैंड एजेंट से बात करूंगा, लेकिन ये जमीन सस्ती नहीं होगी। लू आत्मविश्वास से बोला, पैसों की चिंता मत कीजिए। बाद में लू जैनी के घर पहुंचा और आंट वेंडी से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। सब बाहर चले गए तो उसने धीरे से कहा, आंट वेंडी, टैक्स कलेक्टर्स जिस आदमी और 2 लड़कियों को ढूंढ रहे थे, क्या वे आप और जैनी हैं? आंट वेंडी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? लू ने शांत स्वर में कहा। शुरू में बातें मेल नहीं खा रही थीं, लेकिन फिर समझ आया कि तुम लोगों ने अपनी पहचान बदल दी। जैनी की कोई जुड़वां बहन नहीं है, और तुम? उसने गहरी नजर से वेंडी की तरफ देखा। तुम औरत नहीं हो, तुम एक आदमी हो, बल्कि एक यूनुक, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पिछले 11 साल से औरत का रूप धारण किया हुआ है। ये सुनते ही आंट वेंडी कांप उठे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम हो कौन? और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कहानी का सबसे बड़ा राज आखिरकार सामने आ चुका था। ल्यू की शंका आखिर सच निकली। उसने शांत स्वर में कहा, तो मैं सही था, तुम सच में एक यूनक हो। सामने खड़े वेंडी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, तुम क्या मुझे अधिकारियों के हवाले कर दोगे? लू ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ कुछ बातें समझना चाहता था। वेंडी की आंखों में आंसू आ गए। जैनी को कुछ नहीं पता, कृपया उसे कभी मत बताना। अगर हम अपने घर लौट सकते तो क्या कभी इस तरह छिपकर जीते? हम बस बदकिस्मत लोग हैं, हमें जीने दो। लू ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। अपनी जान मत दो। पिछली बार जब मिला था तुम्हें सिर्फ हल्का बुखार था, लेकिन अब तुम्हारे होंठ बैंगनी हैं और उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। ये बीमारी नहीं, धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। रिचर्ड स्टोन के लोगों के आने के बाद तुम डर गए और मरने का फैसला कर लिया, लेकिन अभी तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक जिंदा हो उम्मीद बाकी है, मर गए तो सब खत्म। वेंडी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू इतना सब कैसे जानता है। उसी रात लू ने सोफिया से पूछा, 11 साल पहले वॉरेन में कोई अजीब घटना हुई थी, खासकर किसी अधिकारी के परिवार से जुड़ी? सोफिया कुछ देर सोचकर बोली, डोमिनियन के ईयर 333 में ड्यूक वॉरेन ने हाईलैंड नोमैड्स को हराया था और एम्परर से नई जमीनें मिली थीं। उसके बाद एक अधिकारी मिस्टर ग्रीन पर दुश्मन से मिलकर गद्दारी करने का आरोप लगा। पूरे ग्रीन परिवार को खत्म कर दिया गया। कहते हैं अंडों तक को तोड़कर देखा गया कि कहीं कोई राज छिपा न हो। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। लू की आंखों में चमक आ गई। अब बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद उसने डी को अकेले बुलाया। डी घबरा गई। क्या बात है, मुझे जाने दीजिए। आपने जो पैसे दिए मैं सब लौटा दूंगी, उससे भी ज्यादा। लू मुस्कुराया। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों खरीदा था? काम करवाने के लिए नहीं, क्योंकि तुम मेरी एक दोस्त जैसी दिखती हो। उसका नाम था जैनी ग्रीन। डी का चेहरा एकदम बदल गया। जैनी? वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है? लू ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम उससे मिलने की हिम्मत करोगी? डी कांप उठी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? लू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ उतना जानता हूं जितना मुझे जानना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। यहां तुम सिर्फ डी हो, मेरे घर की कुक। डी की आंखों में आंसू भर आए। लू ने कहा, अगर जाना चाहती हो तो रात के अंधेरे में निकल जाना। सेरीना से कुछ पैसे ले लेना। दिन में बिना ट्रैवल पास पकड़ी गई तो गार्ड्स पीट पीट कर मार डालेंगे। और हां, रात में वुल्व्स, टाइगर्स और वाइल्ड बोर्स से बचकर रहना। उसी पल सिस्टम चमका। अफेक्शन 10, रिवॉर्ड बेसिक असैसिनेशन स्किल्स। लू ने तुरंत स्किल एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। अब टॉम स्टोन टैक्स कलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। अगले दिन भयानक बर्फबारी हो रही थी। लू चुपके से काउंटी हॉल पहुंचा। उसने पहरेदार की गर्दन पर हथियार रखकर फुसफुसाया। आवाज निकाली, तुम मर जाओगे। टॉम स्टोन कहाँ है? डरा हुआ गार्ड बोला। मिस सारा के कमरे में, दूसरी मंजिल, सबसे पूर्व वाला कमरा। कुछ ही देर बाद सब खत्म हो चुका था। अगली सुबह काउंटी हॉल में अफरा तफरी मच गई। टॉम स्टोन अपनी ही कमरे में मरा पड़ा था। मैजिस्ट्रेट ने मिस सारा से पूछा, कल रात क्या हुआ?
सारा कांपते हुए बोली। किसी ने अचानक कंबल डाल दिया। मेरी गर्दन में दर्द हुआ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया, टॉम मर चुका था। जांच करने पर पता चला कि हत्या एक आईसाइड साइकिल से हुई थी जो बाद में पिघल गया, इसलिए कोई सबूत नहीं बचा। मजिस्ट्रेट का चेहरा सख्त हो गया। हत्यारे को टॉम के कमरे का पता कैसे था? जरूर कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। तुरंत एक गार्ड को पकड़कर डंजन में डाल दिया गया। उधर लू मन ही मन सोच रहा था, अगर अगली बार भी आईसाइड साइकिल इस्तेमाल किया तो शक सीधे मुझ पर जाएगा। इतनी मूर्खता नहीं करूंगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक ब्लैक वाटर हिल के बैंडिट्स ने उसके घर पर हमला कर दिया। उनके लीडर ने सेरेना को देखकर कहा, इतनी बेहतरीन धनुर्धर इस पिछड़े गांव में क्यों बर्बाद हो रही है? हमारे साथ चलो, आजाद जिंदगी मिलेगी। सेरेना ने धनुष और कसकर पकड़ लिया। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, फिर हमें मारने क्यों आए हो? लीडर बोला, हमें पैसे मिले हैं, बस काम पूरा करना है। लू ने पूछा, मेरे सिर की कीमत कितनी लगाई? जवाब मिला, 100 सिल्वर। लू की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। रिचर्ड स्टोन, मेरी जान की कीमत सिर्फ 100 सिल्वर? लीडर ने तलवार उठाई। अगर मेरा एक बार रोक लिया तो मैं चला जाऊंगा। अगले ही पल दोनों भिड़ गए। लीडर बेहद ताकतवर था। उसने हंसते हुए कहा, तुम गरीब लोग मार्शल आर्ट्स क्या जानो? पहले खूब मीट खाना पड़ता है, फिर महंगी मेडिसिनल बाथ्स लेनी पड़ती हैं, तभी शरीर में इनर स्ट्रेंथ बनती है। इसलिए कहते हैं, गरीब पढ़ते हैं, अमीर लड़ते हैं। लू ने हर बात ध्यान से सुनी। पहली बार उसे असली मार्शल आर्ट्स का राज समझ आया। लड़ाई खत्म होने पर बैंडिट्स पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते लीडर ने डेजी की तरफ अजीब नजर डाली। उसी रात डेजी बेचैन थी। वो सोच रही थी, तीसरा लीडर अंकल ओक था। अगर उसने मुझे पहचान लिया था तो उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्या वो सच में चाहता है कि मैं मर जाऊं? अगली सुबह लू सीधे मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचा। बाहर लिखा था, 2 सिल्वर दो, शिकायत दर्ज होगी। 10 सिल्वर दो, मजिस्ट्रेट से मुलाकात होगी। पैसे नहीं तो न्याय भी नहीं। लू ने भीतर जाकर कहा, कल रात ब्लैक वाटर हिल के 5 बैंडिट्स मेरे घर में घुसकर लूट और हत्या करने आए थे। मैंने 3 को मार दिया। 2 भाग निकले। मैं शिकायत दर्ज कराने और रिवॉर्ड लेने आया हूं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। गार्ड फुसफुसाया, ब्लैक वाटर हिल के खूंखार बैंडिट्स? और इस लड़के ने 3 को अकेले मार दिया? खबर तुरंत मैजिस्ट्रेट तक पहुंची। कुछ ही देर बाद मैजिस्ट्रेट खुद बाहर आया। सम्मान से लू की तरफ देखते हुए बोला, इतनी कम उम्र में ऐसा वीर? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। मेरी तरफ से क्षमा चाहता हूं। लू ने विनम्रता से सिर झुका दिया। आप मुझे जानते हैं सर? रिचर्ड मुस्कुराया। बिल्कुल। तुमने सरकार के आदेश पर 2 अधिकारियों के परिवारों को अपनाया। अगर वॉरशायर के सभी लोग तुम्हारे जैसे होते तो यहां कब का अमन आ गया होता। अफसोस, आम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं भी तो एक साधारण किसान ही हूं। रिचर्ड ने अचानक बात बदली। सुना है मेरा भतीजा टॉम स्टोन और तुम्हारे बीच कुछ मनमुटाव था। चाहता था तुम दोनों की सुलह करा दूं, लेकिन अफसोस, कुछ दिन पहले उसकी अपने ही बिस्तर पर हत्या हो गई। लू ने चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आने दिया। सच? अफसोस की बात है। मैं तो उससे पूछना चाहता था कि वो लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करता था। खैर, अब वो परेशानी भी खत्म हो गई। फिर लू बोला, मैं आपकी मदद मांगने नहीं आया। जिन 3 ब्लैक वाटर हिल बैंडिट्स को मैंने मारा, उनकी लाशें कोर्ट के पीछे रखवा दी हैं। चाहे तो पूरा श्रेय आप ले लीजिए। रिचर्ड ने तुरंत इनकार किया। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि बदले में मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूं। लू इसी पल का इंतजार कर रहा था। ट्विनब्रुक विलेज के पीछे जो बैरन हिल्स हैं और फेयरव्यू हिल, वे ड्यूक वॉरेन की जमीन है। मैं एक दिन वे सारी पहाड़ियां खरीदना चाहता हूं। रिचर्ड की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुम्हें कम आंका था। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? लू मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन एक दिन होंगे। मैं बस पहले से तैयारी कर रहा हूं। रिचर्ड ने सिर हिलाया। मैं पूछताछ कर सकता हूं, लेकिन उम्मीद मत रखना। ड्यूक वॉरेन को पैसों की जरूरत नहीं। लू ने तुरंत जवाब दिया, जरूरी नहीं कि उन्हें पैसे चाहिए हों। शायद उन्हें उन पहाड़ियों की देखभाल से छुटकारा चाहिए। रिचर्ड पहली बार सच में प्रभावित हुआ। जाते जाते उसने अधिकारियों द्वारा वसूले गए कुछ पैसे लू को लौटाए और बोला, वॉरशायर गरीब है। हमारे अफसरों को महीनों से वेतन नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने ये किया। इसे रख लो। लू ने पूछा, क्या यह पैसा सबको वापस मिलेगा? रिचर्ड बिना झिझक बोला, नहीं, सिर्फ तुम्हें। बाकी लोगों से मुझे क्या लेना? लू हल्का मुस्कुराया, तो धन्यवाद सर। आप सच में जनता की चिंता करने वाले अधिकारी हैं।
लू के जाते ही रिचर्ड ने अपने आदमी जैक बर्न्स से पूछा, क्या सोचते हो? जैक गंभीर हो गया। लूक को हल्के में लेना भूल होगी। वो निर्दयी भी है और बेहद खतरनाक भी। ब्लैक वाटर हिल के डाकू तक उससे भाग गए। मुझे यकीन होता जा रहा है कि टॉम स्टोन को उसी ने मारा है। जैक ने पूछा, क्या आप टॉम का बदला लेंगे? रिचर्ड ठंडी आवाज में बोला, मरे हुए लोगों की कोई कीमत नहीं होती। पहले देखेंगे कि लूक को अपना आदमी बनाया जा सकता है या नहीं। अगर वो हमारा कुत्ता बन गया तो सबसे अच्छा, और अगर नहीं बना तो पागल होने से पहले उसे मारना पड़ेगा। उसी समय वॉरशायर के एक आलीशान महल में एक रहस्यमयी महिला आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने वफादार सेवक से पूछा, कितने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ? उसने सिर झुकाकर कहा, 14 साल मेरी मालकिन। महिला मुस्कुराई, सुंदरता दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मेरे पति। दूसरी तरफ लू एक टैवर्न में ग्रेन खरीदने के बाद खाना खाने बैठा था। तभी एक अजनबी गुस्से में चिल्लाया, मैंने वाइल्ड गेम मंगाया था और तुम फार्म चिकन परोस रहे हो? लू की नजर उसकी हथेलियों पर गई। वे वर्षों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से सख्त हो चुकी थीं। लू बोला, आप साधारण आदमी नहीं हैं। आपने टेबल पर पाम स्ट्राइक मारी, लेकिन सारी ताकत अंदर पहुंचा दी, बर्तन तक नहीं टूटे। अजनबी हंस पड़ा, तेज नजर है तुम्हारी। मेरा नाम एडवर्ड वॉरेन है। लू ने अपना परिचय दिया। एडवर्ड बोला, चलो एक मुकाबला हो जाए। अगर तुम जीत गए तो 20 टेल्स सिल्वर तुम्हारे। लू ने बिना सोचे हामी भर दी। शर्त भी मजेदार थी। अगर मैं जीत गया तो 20 टेल्स, और अगर मैं हार गया तो हर महीने मेरे लिए एक फेजेंट लाकर इसी टैवर्न में खिलाना होगा। लू मन ही मन हंसा, सिर्फ खाने के लिए इतना सब? अगले ही पल दोनों भिड़ गए। एडवर्ड की चालें बिजली जैसी तेज थीं। उसने हाफ स्टेप कोलैप्स फिस्ट का वार किया, लेकिन लू ने पूरा दम लगाकर मुकाबला किया। लंबी लड़ाई के बाद लू हार गया। एडवर्ड जोर से हंसा, 1 महीने बाद फिर लड़ेंगे, तब जीत गए तो 100 टैल्स दूंगा। लू ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, 3 दिन में फेजेंट लेकर आऊंगा। एडवर्ड खुश होकर बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हो। टैवर्न से निकलते समय लू की नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी। वो बिल्कुल उसी ट्रेजर मैप जैसा था जो उसे गुफा में मिला था। दुकानदार ने कहा, यहां सवाल नहीं पूछे जाते, खरीदना है तो 10 टैल्स। लू तुरंत समझ गया, ये बूढ़ा लोमड़ी है, ये नक्शा चाह रहा है। असली मकसद बाकी मैप होल्डर्स को बाहर निकालना है। आगे बढ़ते ही वो एक गुप्त वेपन शॉप पहुंचा। दुकानदार ने स्काई आयरन से बना एक अद्भुत बो फ्रेम दिखाया। इसे बनाने में 30 साल लगे, हल्का भी है और कभी टूटेगा नहीं। लू उसे देखते ही समझ गया कि यह अनमोल है। दुकानदार बोला, बो स्ट्रिंग के साथ 100 टाइल्स। लू ने दाम सुनकर भौहें चढ़ाईं। तभी दुकानदार मुस्कुराया, असल में ये मैजिस्ट्रेट रिचर्ड स्टोन का वेलकम गिफ्ट है, लेकिन एक और गिफ्ट भी है। तभी एक खूबसूरत लड़की सामने आई। मेरा नाम बेला रीड है, मैं रिचर्ड स्टोन की स्लेव हूं। उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है और आपकी निगरानी करने के लिए भी। लू ने हंसकर पूछा, इतनी ईमानदारी क्यों? बेला ने सिर झुका लिया, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूं, झूठ बोलकर दोनों तरफ दुश्मन नहीं बनाना चाहती। लू ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, सस्ता कोल दिला सकती हो? बेला ने तुरंत जवाब दिया, ब्लैक मार्केट से कम 30% सस्ता, और रिचर्ड स्टोन के बारे में जो जानना चाहें वो भी पता कर सकती हूं। लू मुस्कुराया, ठीक है, बो फ्रेम भी लूंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। रास्ते में बेला ने पूछा, डर नहीं लगता? मैं रिचर्ड स्टोन की भेजी हुई हूं। लू ने जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर बेकार इंसान बनने से लगता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी मौत पर कोई ध्यान भी नहीं देता। बेला पहली बार किसी को देखकर भावुक हो गई। आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे इंसान समझा। घर पहुंचते ही सोफिया ने हंसते हुए कहा, बॉस, लगता है रास्तों पर लड़कियां उगती हैं, पहले डेजी, अब बेला। बेला ने सम्मान से झुककर प्रणाम किया। सोफिया ने बिना किसी जलन के उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी परिवार हो। सेरेना ने धीरे से लू के कान में कहा, यह साधारण मेड नहीं है, इसकी चाल, इसकी नजर, सब अलग है। लू मुस्कुराया, मुझे पता है, इसलिए तो इसे घर लाया हूं। अगले दिन शिकार के दौरान लू ने अपने बीस्ट मास्टरी की मदद से एक विशाल भेड़िए को वश में कर लिया। उसने उसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो तुरंत सबकी बात समझने लगा और लू के इशारे पर घर की रखवाली करने लगा। शाम को लू एडवर्ड वॉरेन के लिए फेजेंट लेकर टैवर्न पहुंचा। एडवर्ड खाते ही खुश हो गया। अगर और भी स्वादिष्ट बना सकते हो तो जो चाहिए बता देना, पैसे की चिंता मत करना। लू हंस पड़ा, तो फिर कभी मेरे घर आकर खाना खाइए, ट्विनब्रुक विलेज का आखिरी घर मेरा है। एडवर्ड ने अफसोस से कहा, आज नहीं, लेकिन किसी दिन जरूर आऊंगा। एडवर्ड के जाते ही सेरेना फुसफुसाई, बॉस, वो आदमी ड्यूक वॉरेन से हूबहू मिलता है। लू ने शांत स्वर में कहा, मुझे पहले से शक था।
लेकिन ये बात किसी को मत बताना। रात को अकेले खड़े होकर लू ने अपनी जेब से ट्रेजर मैप का टुकड़ा निकाला और धीमे से मुस्कुराया। रिचर्ड स्टोन, जिस चीज को ढूंढने में तुमने पूरी जिंदगी लगा दी वो अब मेरे हाथ में है, और असली खेल अब शुरू होगा। ट्विनब्रुक विलेज में ग्रेन टैक्स वसूला जा रहा था। एक अधिकारी गुस्से से चिल्लाया, अरे किसान, ड्यूक वॉरेन के ग्रेन टैक्स में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? ये 2 बुशल्स नहीं, सिर्फ 1.5 बुशल है। क्या बगावत करोगे? बेचारा किसान कांपते हुए बोला, सर, मैंने घर पर पूरा नापा था, दया कीजिए। तभी लू आगे बढ़ा, इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय दे दीजिए। अधिकारी गुर्राया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? लू शांत रहा, मेरा नाम लूक कार्टर है, मैं भी ट्विनब्रुक विलेज से हूं और अपना ग्रेन टैक्स देने आया हूं। अधिकारी ने उसे धक्का देकर कहा, अपना काम कर। तभी बर्फ से ढकी सड़क पर एक आदमी घोड़े से उतरा। माफ करना, देर हो गई, रास्ते में भारी बर्फ थी। अधिकारी चिल्लाया, तू कौन है? वो मुस्कुराया, मैं यहां का नहीं हूं, लेकिन समस्या गांव के तराजू में नहीं, तुम्हारे तराजू में है। उसने विलेज चीफ साइमन ग्रांट से कहा, गांव वाला 100 पाउंड का वेट लाओ। दोनों तराजू मिलते ही सच सामने आ गया। अधिकारियों का वेट असली से हल्का था और उसी से लोगों से ज्यादा ग्रेन वसूला जा रहा था। अधिकारी घबराकर चिल्लाया, इसे पकड़ लो। तभी वो आदमी अपनी पहचान बताते हुए गर्जा, मैं वॉरशायर का इंस्पेक्टर जनरल हूं, किसने तुम्हें लोगों को लूटने की इजाजत दी? अधिकारी घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैजिस्ट्रेट रिचर्ड स्टोन के आदेश थे। उन्होंने कहा था कि इस साल फसल अच्छी हुई है, इसलिए 10% अतिरिक्त ग्रेन लेना है। इंस्पेक्टर जनरल का चेहरा सख्त हो गया। जाकर रिचर्ड स्टोन से कहो, मैं ट्विनब्रुक विलेज में उसका इंतजार कर रहा हूं, अगर वो नहीं आया तो अपनी नौकरी भूल जाए। उसने पूरे गांव की तरफ देखकर घोषणा की, आज का ग्रेन टैक्स रद्द किया जाता है, पहले जांच होगी, अपना ग्रेन वापस घर ले जाओ। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इंस्पेक्टर जनरल ने हंसते हुए लू से कहा, ब्रदर लूक, मैंने आज तुम्हारी जान बचा ली, अब एक एहसान तो बनता है। लू मुस्कुराया, आपने मेरी जान नहीं बचाई, आपने अपनी रेपुटेशन बचाई है। ड्यूक वॉरेन को अभी पैसे से ज्यादा अच्छी छवि की जरूरत है। इंस्पेक्टर जनरल ठहाका मारकर हंसा, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमसे दोस्ती करना भी मुश्किल है। वो लू के घर पहुंचा। सीक्रेट ब्रेस्ड पोर्क खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। कमाल, ये तो मुंह में घुल जाता है। खाना खाते खाते लू ने पूछा, ट्विनब्रुक विलेज के पीछे सॉर्ड्स एज माउंटेन की जमीन क्या ड्यूक वॉरेन की है? इंस्पेक्टर जनरल बोला, शायद। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, खरीदना चाहते हो? लू ने सिर हिलाया, पूरा पहाड़ नहीं, बस गांव के उत्तर की जमीन चाहिए ताकि अपना मैनर बना सकूं। उसने वादा किया, मैं पता करवाता हूं। उधर रिचर्ड स्टोन इंस्पेक्टर जनरल के सामने पहुंचा और घुटनों पर बैठ गया। मैं देर से आया, दंड स्वीकार है। इंस्पेक्टर जनरल गर्जा, लोगों का ग्रेन लूटने की हिम्मत कैसे हुई? रिचर्ड ने बिना घबराए जवाब दिया, मैंने सिर्फ वॉरेन मैनर के आदेश माने। इंस्पेक्टर जनरल ने पूछा, आदेश का लिखित प्रमाण कहाँ है? रिचर्ड शांत रहा, ऐसी चीजों के कागज नहीं होते, अगर होते तो मैनर ही मुश्किल में पड़ जाता। इंस्पेक्टर जनरल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जितना ग्रेन 80 पाउंड के वेट से लिया गया उसकी भरपाई तुम अपनी जेब से करोगे, बाकी अतिरिक्त ग्रेन जनता को लौटाओ। रिचर्ड ने तुरंत सिर झुका दिया। उसकी चालाकी देखकर इंस्पेक्टर जनरल भी प्रभावित हो गया। तुम इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हो, तुम्हें असिस्टेंट प्रीफेक्ट बना देना चाहिए। लेकिन रिचर्ड ने विनम्रता से मना कर दिया, रिवरफील्ड काउंटी को अभी मेरी जरूरत है। इंस्पेक्टर जनरल बाहर निकलते हुए मन ही मन बोला, क्या चालाक लोमड़ी है। फिर उसने लू की तरफ देखा और मुस्कुराया, और तुम तो एक हंटर हो, लेकिन बहुत खतरनाक हंटर। लू ने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर जनरल हंस पड़ा, बहुत कम लोग मुझे समझ पाते हैं, तुम उनमें से एक हो। कुछ दिन बाद लू अपने साथियों के साथ पहाड़ पर शिकार कर रहा था कि अचानक बेल्ला बोली, मास्टर, सामने ओकिज विलेज का हंटिंग पार्टी है। लू ने गौर से देखा, वे ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहे हैं, तैयारी पूरी है। बेल्ला घबरा गई, संख्या में हमसे ज्यादा हैं, क्या पीछे हट जाएं? लू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, अब देर हो चुकी है, वे हमें घेर चुके हैं। ओकिज विलेज का नेता चिल्लाया, आज तुम्हें हमारे खिलाफ जाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। लू ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, बैठकर बात कर लेते हैं। जवाब में दर्जनों तीर उसकी तरफ उड़ पड़े। लड़ाई शुरू होते ही लू ने एक आदमी को मार गिराया। सामने वाले चीख पड़े, तूने उसे मार दिया? लू की आंखें ठंडी हो गईं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं। फिर उसने चेतावनी दी, अभी भी लौट जाओ वरना पछताओगे। लेकिन जवाब में फिर तीरों की बारिश हुई। तभी लू की नजर एक तीर पर गई। वो चौंक उठा, ये ओकिज विलेज का तीर तो है, लेकिन इसे खास दवा में भिगोया गया है, इसकी रेंज ज्यादा है, इसका मतलब।
उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भीड़ में कोई और छिपा है जो ओकिज का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहता है। उसने तुरंत बेल्ला और बाकी साथियों से कहा, उस घाटी से नीचे उतर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बेला ने सिर हिला दिया। अगर मैं भाग गई तो आपकी शिष्या कहलाने लायक नहीं रहूंगी, चाहे जान चली जाए, मैं साथ लड़ूंगी। तभी अचानक जंगल में भेड़ियों की डरावनी हुआ गूंज उठी। एक शिकारी चिल्लाया, वुल्फ किंग! लू ने तुरंत समझ लिया कि किसी ने लाल रंग का विशेष तरल फैलाकर भेड़ियों को यहां खींचा है। ओकिज विलेज का नेता घबराकर बोला, लूक, अभी हमारी दुश्मनी छोड़ देते हैं, पहले वुल्फ किंग को मिलकर मारते हैं, बाद में शिकार बांट लेंगे। लू ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे मंजूर नहीं। नेता हंस पड़ा, अब वुल्फ किंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विशाल वुल्फ किंग सीधे लू के सामने आकर शांत होकर बैठ गया। ओकिज विलेज के सारे शिकारी दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? वो तो वुल्फ किंग है, तुम्हारी बात क्यों मान रहा है? लू ने बस हल्की मुस्कान दी, जबकि वुल्फ किंग की चमकती आंखें सीधे उसके आदेश का इंतजार कर रही थीं। वुल्फ किंग के सामने घुटनों पर गिरकर ओकिज विलेज का नेता कांपती आवाज में बोला, लूक, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आज के बाद पूरा ओकिज विलेज तुम्हारे आदेश मानेगा। लू ठंडी हंसी हंसा, अभी कुछ देर पहले तो मुझे मारने की कसम खा रहे थे, अगर जड़ छोड़ दूं तो खरपतवार फिर उगाएगी। मौत सामने देखकर वो आदमी घबरा गया। मेरे पास एक राज है, स्वॉर्ड्स एज माउंटेन के खजाने का राज। लू की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वो राज तुम्हारी जान के लायक हुआ तभी बचोगे, वो आदमी बोला। मैं सिर्फ तुम्हें अकेले बताऊंगा। लू जैसे ही थोड़ा झुका, उसने छिपा हुआ खंजर निकालकर वार कर दिया, लेकिन लू पहले से तैयार था। वार खाली गया और अगले ही पल वो आदमी वहीं ढेर हो गया। बाकी शिकारी डरकर भागने लगे। लू ने शांत स्वर में कहा, शिकार जारी रखो, ऐसा दिखाओ जैसे हम यहां कभी आए ही नहीं, बाकी काम भेड़िए कर देंगे। बाद में लू फिर आंट वेंडी के घर पहुंचा। उसने सहजता से कहा, आज पहाड़ पर एक तीरंदाज मिला, छिपकर हमला कर रहा था। उसकी निशानेबाजी और छिपने का तरीका बहुत जाना पहचाना लगा। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो? वेंडी ने तुरंत कहा, ट्विन ब्रुक में ऐसा कोई नहीं है, शायद तुमने कोई दुश्मन बना लिया होगा। लू मुस्कुराया, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वो मुझे मारना चाहता था, फिर तुम इतनी जल्दी उस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? वेंडी कुछ पल चुप रही। लू ने सीधा सवाल किया, क्या वो तीरंदाज तुम थे? या यूं कहूं, क्या इतने साल औरत बनकर रहने के बाद तुम भूल गए हो कि तुम एक असैसिन भी थे? तभी जैनी अंदर आ गई। वो लू के लिए अपने हाथों से सिले हुए नए जूते लाई थी। पिछली बार देखा था आपके जूते बहुत घिस गए थे, इसलिए रात भर जाग कर ये बनाए हैं। लू ने जूते हाथ में लिए। मैं इनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ये दिल से बनाए गए हैं। वेंडी ने जैनी को बाहर भेज दिया। दोनों अकेले रह गए। कुछ पल बाद वेंडी ने गहरी सांस ली। तुम सही थे, पहाड़ पर हमला मैंने ही किया था, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। जैनी का दिल अब पूरी तरह तुम्हारे पास है, इसलिए जानना चाहता था कि तुम उसके लायक हो या नहीं। लू ने पूछा, तुम असल में हो कौन? वेंडी मुस्कुराया, मैं बस एक साधारण इंसान हूं और साधारण ही रहना चाहता हूं। फिर उसने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। लू चौंक गया। वेंडी बोला, यह बीमारी नहीं, मेरा अपना फैसला है, यही सबसे अच्छा अंत होगा। लू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। अगले दिन वो अकेला जंगल में टाइगर का शिकार करने निकला। उसे विशाल पंजों के निशान मिले। कम से कम 400 पाउंड का टाइगर है। कुछ दूर उसे एक गुफा मिली। बाहर छोटे टाइगर कब्स खेल रहे थे। अंदर से सड़ी हुई गंध आ रही थी। लू सावधानी से अंदर गया तो देखा कि दोनों बड़े टाइगर्स मर चुके थे, शायद घायल होकर वापस आए थे और फिर उठ नहीं सके। लू ने छोटे क्यूब को गोद में उठाया। अगर तुम्हें यहीं छोड़ दिया तो दूसरे जानवर तुम्हें मार देंगे, मेरे साथ चलो। उसने उसे खाना खिलाया और मुस्कुराकर कहा, बड़े होकर अपने माँ बाप जितने ताकतवर बनना, फिर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। आज से तुम्हारा नाम बाउंसर है। क्यूब खुशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुफा के सबसे अंदर लू की नजर एक और पत्थर के डिब्बे पर गई। उसने खोला तो उसकी सांस रुक गई। अंदर ट्रेजर मैप का दूसरा असली टुकड़ा रखा था। लू धीरे से बोला, अब मेरे पास 2 असली मैप पीसेस हैं, पता नहीं रिचर्ड स्टोन के पास कितने होंगे। उसने उसी गुफा को अपना गुप्त अड्डा बना लिया। बाउंसर, आज से यह हमारा सीक्रेट बेस होगा। वापस घर आकर उसने बेला को नक्शा दिखाया। बेला की आंखें फैल गईं। मैंने ऐसा नक्शा ब्लैक मार्केट में देखा है, क्योंकि वे रिचर्ड स्टोन के लोग बेचते थे। फिर उसने पूरा सच बताया। रिचर्ड स्टोन सालों से रिवरफील्ड काउंटी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मैग्नस क्रिम्सन के खजाने की तलाश में है। असली खजाना 9 मैप पीसेस में बंटा हुआ है।
ब्लैक मार्केट वाले नकली नक्शे सिर्फ जाल हैं। जो भी असली नक्शा लेकर सामने आता है, रिचर्ड उसे मरवा देता है। लू की आंखों में चमक आ गई। तो वो असली मालिक का इंतजार कर रहा है? बेला ने सिर हिलाया। हाँ, और उसके पास एक मास्टर फाइटर भी है जो उसके सारे गंदे काम करता है। लू कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। अगर मैं ये दोनों असली मैप्स बेच दूं तो? बेला हैरान रह गई। इतनी मेहनत से पाए हैं? लू हंसा। इन्हें अपने पास रखूंगा तो रिचर्ड मेरे पीछे आएगा। अगर इन्हें बेच दूं तो सारे लालची क्लैन और गैंग एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे। रिचर्ड भी उन्हीं से लड़ता रहेगा और मैं आराम से तमाशा देखूंगा। बेला की आंखों में प्रशंसा भर गई। कमाल की चाल है। लू ने पूछा, कितनी कीमत रखनी चाहिए? बेला ने बिना झिझक जवाब दिया, कम से कम 50,000 सिल्वर। लू की आंखें फैल गईं। इतना? बेला मुस्कुराई। मैग्नस क्रिम्सन का खजाना पूरी दुनिया जानती है। 50,000 सिल्वर तो सिर्फ एंट्री फी है। सही खरीदार मिला तो इससे भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। लू ने दोनों नक्शे उसके हाथ में रख दिए। ये काम तुम्हारे हवाले। बेला घबरा गई। इतने बड़े सौदे की जिम्मेदारी मुझे? लू ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद को साबित करना चाहती थीं। ये मौका है। मैं तुम पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना खुद पर। बेला की आंखें नम हो गईं। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तभी एडवर्ड वॉरेन का चीफ स्टूवर्ड हमेशा की तरह बिना बुलाए खाने की खुशबू सूंघता हुआ आ पहुंचा। लू हंस पड़ा। फिर आ गए? वो मुस्कुराया। खाना तो बहाना है, असली खबर लाया हूं। स्वॉर्ड्स एज माउंटेन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। लू की मुस्कान गायब हो गई। उसे एहसास हो गया कि अब खेल सिर्फ ट्रेजर का नहीं, पूरी वॉरशायर की किस्मत का होने वाला था। चीफ स्टूवर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा, ड्यूक वॉरेन ने जवाब भेजा है। अगर तुम रेडस्टोन काउंटी की बंजर जमीन को सिर्फ 6 महीने में 20 लाख एकड़ उपजाऊ खेत में बदल दो तो स्वॉर्ड्स एज माउंटेन हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। लू कुछ पल चुप रहा। बस इतनी सी शर्त? स्टूवर्ड ने कागज उसके सामने रख दिया। शुरुआत के लिए मैनर तुम्हें 10,000 टेल्स सिल्वर देगा। बेला तुरंत बोली, बॉस, ये साफ जाल है। 6 महीने में ये नामुमकिन है। कहीं और जमीन खरीद लेंगे। लेकिन लू की नजर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर थी। अगर सफल हुआ तो स्वॉर्ड्स एज माउंटेन मेरा, अगर असफल हुआ तो सब खत्म। उसने बिना हिचक दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन वो रेडस्टोन काउंटी पहुंचा। चारों तरफ लाल पत्थरों से भरा वीरान मैदान फैला था। सबने उसे बेकार जमीन समझा, लेकिन लू एक पत्थर उठाकर देर तक देखता रहा। रंग, बनावट, ये साधारण रेड सैंडस्टोन नहीं है, इसके अंदर कुछ छिपा है। उसने तुरंत आदेश दिया, इन लाल पत्थरों के नमूने काउंटी हॉल भेजो। सारे रेडस्टोन इलाके सील कर दो। 10 मील के अंदर कोई नहीं आएगा और सभी गांव वालों को यहां से हटाओ। स्टूवर्ड हैरान रह गया। तुम खेती करने आए हो या पूरा इलाका खाली करवाने? लू ने सिर्फ इतना कहा, मुझ पर भरोसा है या नहीं? मजबूर होकर स्टूवर्ड ने आदेश लागू कर दिए। एक क्रिम्सन जेम लाओ और मैग्नस क्रिम्सन की कहानी पूरे वॉरशायर में फैलाओ। उसका नाम लेना भी मौत बुलाने जैसा है। लू मुस्कुराया। जिंदा लोग बहस करते हैं, मरे हुए सिर्फ लेजेंड बनते हैं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी योजना समझाई। वो अफवाह फैलाना चाहता था कि मैग्नस क्रिम्सन का खजाना इन्हीं लाल पत्थरों के अंदर छिपा है। अगर लोगों को पता चल गया कि ये झूठ है तो वे तुम्हें मार डालेंगे। लू हंस पड़ा। तब तक मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। उसने गांव-गांव घूमकर हर लाल पत्थर के बदले 10 कॉइन्स देने का ऐलान कर दिया। स्टूवर्ड ने माथा पकड़ लिया। तुम्हें एक साथ स्वॉर्ड्स एज माउंटेन, लाल पत्थर और पैसा, सब चाहिए? लू ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें? स्टूवर्ड तुरंत बोला, मैं भी निवेश करूंगा। मेरे पास 8,000 टैल्स सिल्वर हैं। दोनों में मुनाफे को लेकर लंबी बहस हुई। आखिर 70-30 की साझेदारी तय हुई। तभी स्टूवर्ड ने मुस्कुराकर एक और तोहफा दिया। ये क्लारा वुड है, मैनर में पली बढ़ी है। आज से तुम्हारी स्टूवर्ड होगी। क्लारा ने आदर से सिर झुका दिया। लू बोला, मेरे साथ रहो। जल्द ही यहां पूरी वॉरशायर की सबसे बड़ी वर्कशॉप बनेगी। उसके दिमाग में अब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि इन लाल पत्थरों के अंदर छिपी असली दौलत घूम रही थी। कुछ ही दिनों में अफवाह आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि मैग्नस क्रिम्सन ने इन्हीं पत्थरों में अपना खजाना छिपाया था। देखते ही देखते पूरा रेडस्टोन काउंटी लाल पत्थर खोदने में जुट गया। काउंटी हॉल के बाहर भीड़ लग गई। लोग चिल्लाने लगे, हमें भी पत्थर बेचने हैं। लू बाहर आया और बोला, सरकार हर लाल पत्थर खरीदेगी, लेकिन सिर्फ रेडस्टोन काउंटी वालों से। हर परिवार की सीमा तय होगी। लोग पहले हैरान हुए, फिर और भी तेजी से पत्थर खोदने लगे। स्टूवर्ट धीरे से बोला, कमाल है, लोग खुद ही पूरी जमीन खोद रहे हैं। लू मुस्कुराया। इसे स्कार्सिटी मार्केटिंग कहते हैं। स्टूवर्ट ने पूछा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10,000 टेल्स हैं,
इतने लोगों को पैसे कैसे दोगे? लू हंस पड़ा। अभी नहीं देंगे, कह देंगे कि रॉयल फंड्स रास्ते में हैं। पहले लोग पूरी जमीन खोदेंगे, फिर खेत तैयार होंगे, अगले साल फसल उगेगी और तब किसी को इन पत्थरों की याद भी नहीं रहेगी। धीरे धीरे पूरा इलाका खुद गया। बच्चे तक लाल पत्थर बटोरने लगे। ये देखकर लू ने तुरंत नया नियम बना दिया। 12 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। हर परिवार की रोज की सीमा तय होगी। हमें जमीन चाहिए, मजदूर नहीं खोने। मुस्कुराकर कहा, कभी तुम बहुत कठोर लगते हो और कभी इतने दयालु। लू ने सिर हिलाया। ये दया नहीं, रिसोर्स मैनेजमेंट है। कुछ ही महीनों में योजना उम्मीद से भी तेज चलने लगी। अगर यही रफ्तार रही तो 1 महीने में ऊपर की सारी जमीन साफ हो जाएगी। फिर गहरी जुताई शुरू होगी और 3 महीने में स्प्रिंग प्लांटिंग के लिए सब तैयार होगा। लू दूर स्वॉर्ड्स एज माउंटेन की तरफ देखकर बोला, बस वही दिन चाहिए जब वो पहाड़ मेरा होगा। तभी मैनर से एक घुड़सवार दल आया। आगे खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम बहुत बड़े हंटर हो, मेरे साथ शिकार की प्रतियोगिता करोगे? स्टुअर्ट ने परिचय कराया। ये एमिली, ड्यूक वॉरेन की सबसे चहेती बेटी हैं। एमिली ने ठंडी नजर से लू को देखा। रेडस्टोन काउंटी में जो कर रहे हो फादर ड्यूक सब जानते हैं। अगर तुम्हारी वजह से दंगा हुआ तो? लू शांत रहा। क्या अभी दंगा हुआ? एमिली चुप हो गई, लेकिन उसके भाई ने चेतावनी दी। एमिली फादर की सबसे प्यारी बेटी है। अगर उसे नाराज किया तो स्वॉर्ड्स एज माउंटेन भूल जाना। लू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है। भाई हंसा। मेरे पिता ड्यूक हैं, उनका एक शब्द कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा है। लू ने बहस बढ़ाना ठीक नहीं समझा और शिकार पर चल पड़ा। जंगल में अचानक एमिली चीख उठी, सांप! झाड़ियों में एक सांप सर्दी की वजह से बेहोश पड़ा था। लू बोला, ये हाइबरनेशन में है, चुपचाप निकल चलते हैं। लेकिन एमिली डर के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे पैर नहीं चल रहे। लू ने आह भरकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। पीछे से उसका भाई गुस्से में चिल्लाया, मेरी बहन को नीचे उतारो, लड़के लड़कियों को इस तरह छूना मना है। लू ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, तुम्हारी बहन के पैर जवाब दे चुके हैं, उसे गिराकर छोड़ दूं क्या? भाई ने आखिरी चेतावनी दी, कोई गलत ख्याल मत लाना। लू हल्का मुस्कुराया। वो अभी सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन एमिली के चेहरे पर उभरती हल्की मुस्कान बता रही थी कि शायद ये मुलाकात आगे चलकर सिर्फ एक साधारण शिकार यात्रा नहीं रहने वाली थी। सिस्टम अचानक चमका। बेसिक हॉर्समैनशिप, बेसिक हिप्नोसिस और बेसिक गैम्बलिंग एक साथ अनलॉक हो गए। क्या हुआ, आज कुछ अलग लग रहे हो? लू ने सहजता से कहा, कुछ नहीं, बस मौसम अच्छा है। के हाथ में एक दस्तावेज रखा। फादर ड्यूक ने भेजा है। आज से स्वॉर्ड्स एज माउंटेन हमेशा के लिए तुम्हारी संपत्ति है। सरकार भी इसमें दखल नहीं देगी। कागज देखते ही लू कुछ पल चुप रह गया। पिछले जीवन में वो पूरी दुनिया में भटकता रहा था, लेकिन कभी उसका अपना घर नहीं था। आज पहली बार उसके पास सचमुच अपना घर था। अगले ही दिन पहाड़ पर मैनर का निर्माण शुरू हो गया। लू ने आदेश दिया, नींव मजबूत बनाओ। दोपहर के खाने में बड़ा बर्तन भरकर मीट स्ट्यू और ढेर सारी नूडल्स बनाओ। लोग अच्छा खाएंगे तभी पूरी ताकत से काम करेंगे। बेला मुस्कुराई, बॉस आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मेरे पिता कहते थे कि लोगों को एक साथ सब मत दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ ताकि उन्हें लगे कि उनकी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। तभी वे सच्चे दिल से तुम्हारे साथ रहेंगे। लू हंस पड़ा, तो आज से किचन तुम्हारे हवाले। कुछ देर बाद सेरेना ने उसे एक सामान देकर कहा, इसे ओल्ड मास्टर रीड तक पहुंचा देना। लू जब उनके टूटे फूटे घर पहुंचा तो बूढ़ा हंसते हुए बोला, अगर मैं इतना प्रभावशाली हूं तो पहले मेरा घर ही ठीक करवा दो। फिर उसने लू को कलम पकड़ा दी, कुछ लिखो जो मन में आए। लू ने बिना सोचे लिख दिया, पहाड़ की ऊंचाई मायने नहीं रखती, उसे अमर बनाते हैं उसके इमॉर्टल्स। नदी की गहराई मायने नहीं रखती, उसे पवित्र बनाता है उसका ड्रैगन। ये कमरा भले साधारण हो, लेकिन मेरे सद्गुण इसे सुगंधित बनाते हैं। इसके बाद वो रुक गया। ओल्ड मास्टर रीड घबरा गए। आगे? लू ने कंधे उचका दिए। अभी बस इतना ही सूझा। बूढ़ा लगभग रो पड़ा, इतनी महान रचना अधूरी कैसे छोड़ सकते हो? लू मुस्कुराकर वहां से निकल गया, लेकिन मुसीबत यहीं से शुरू हुई। ओल्ड मास्टर रीड और उनके मित्र ओल्ड मास्टर बेल सीधे ट्विनब्रुक विलेज पहुंच गए। जब तक कविता पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे। दोनों सचमुच उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गए। पूरा गांव तमाशा देखने लगा। तभी सेरेना आगे आई। ग्रैंडपा रीड, ग्रैंडपा बेल, मेरे पति कोर्ट पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। उन्हें बस पहाड़ों में शांति से जीना है। कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए। रीड ने लंबी सांस ली। मैं 76 साल का हूं। मरने से पहले बस वो पूरी रचना पढ़ना चाहता हूं। आखिर लू मान गया। 7 दिन बाद पूरी कविता दूंगा। दोनों खुश होकर लौट गए। उसी समय वॉरेन मैनर में एमिली अपने पिता ड्यूक वॉरेन से मिली। फादर, मुझसे एक वादा कीजिए। ड्यूक ने हंसकर कहा, अगर बात लूक कार्टर की नहीं हुई तो सब मंजूर है। एमिली मुस्कुराई,
वही बात है, वो बहुत बुद्धिमान है। अगर वो आपका सलाहकार बन जाए तो? ड्यूक गंभीर हो गया। मेरे पास चतुर लोगों की कमी नहीं। लूक बहुत चालाक है, उसके कई रिश्ते हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं। उसके पास खोने के लिए बहुत कम है। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। एमिली ने तुरंत कहा, मैं उसे राजनीति में नहीं लाना चाहती। मैं सिर्फ उससे हंटिंग सीखना चाहती हूँ। उसने ब्लैक बेयर, टाइगर कब और 2 वुल्फ्स तक को अपना बना लिया है। ड्यूक ने अपने स्टीवर्ड को बुलाया। सच बताओ, क्या उस लड़के में कोई खास बात है? स्टीवर्ड ने बिना झिझक कहा, योर ग्रेस, वो सिर्फ शिकारी नहीं है, उसकी कविता असाधारण है। लाइम क्वारी में उसने तुरंत एक कविता सुनाई थी। पहाड़ से निकला पत्थर हजारों चोटें सहता है, आग से गुजरता है, चूर चूर होने से नहीं डरता, क्योंकि वो अपनी पवित्रता दुनिया में छोड़ जाना चाहता है। ड्यूक कुछ देर तक चुप रहा। इतनी ऊंची सोच और इतना साहस। उसने गहरी सांस ली। मैंने लूक कार्टर को कम आंका था। वो सचमुच दुर्लभ प्रतिभा है। एमिली की आंखों में खुशी चमक उठी। अब तो मान गए ना? लेकिन ड्यूक की अगली बात ने पूरा माहौल बदल दिया। यही समस्या है। इतना प्रतिभाशाली आदमी अगर मेरा नहीं हुआ तो एक दिन मेरे सिर पर लटकती तलवार बन जाएगा। दूर ट्विनब्रुक विलेज में लू को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी अधूरी कविता से शुरू हुई चर्चा अब ड्यूक वॉरेन के दिल में उसके लिए सम्मान ही नहीं बल्कि गहरा डर भी पैदा कर चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ रिचर्ड स्टोन ही नहीं बल्कि पूरा वॉरेन मैनर भी एक नई चाल चलने वाला था।